नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अरविंद केजरीवाल से और आप क्या जानना चाहेंगे जो आप अभी तक उनके रोजाना के टीवी इंटरव्यू से नहीं जान पाए हैं? इनकी मंशा, इनकी फंडिंग, इनकी रणनीति, इनके सहयोगी, इनका जुनून, इनका पागलपन, इनकी सनक, इनकी हनक आदि आदि। बड़े बड़े भयंकर एंकर अंग्रेजी से लेकर हिंदी में इनसे एक से एक सवाल करते रहते हैं। कई बार भ्रम हो जाता है कि हीरो का इंटरव्यू हो रहा है या किसी क्रिमिनल का। इन इंटरव्यू को देखकर आप भी कुछ व्यू रखते होंगे, इसीलिए आज हमने सोचा कि आपका यह कथित रूप से भयंकर एंकर कम सवाल करेगा, यहां मौजूद लोग ज्यादा सवाल करेंगे अरविंद से, क्योंकि पार्टी के ऐलान के बाद से कई लोग यह लिख रहे हैं कि राजनीतिक हकीकत तो कुछ और है, क्योंकि जनता तो जात और पैसे पर वोट करती है, जीतेंगे या ये वोट कटवा बनकर रह जाएंगे। एक विचारक ने लिखा है कि मिडिल क्लास अरविंद को मैटनी शो वाले हीरो के रूप में देखता है, जो ढिशुम ढिशुम करता हुआ सबके गुबार को निकाल ले जाता है। फिर यह सोसाइटी का यह मैटनी क्लास कंट्री के कंसर्न यानी मुल्क के मसाइल से अलग हो रियलिटी शो देखने में लग जाता है। क्या यह समझ मिडिल क्लास की है या अरविंद के प्रति हमारी समझ है? लिखने वाले यह भी कह रहे हैं कि एक कानून को लेकर जो उम्मीद बनी थी, क्या वो आपसी गुटबंदी, तमाम तरह के अन्य मुद्दों पर लड़ाई के कारण बिखर नहीं जाएगी? अरविंद सत्ता बदल पाएंगे या फिर लड़ते लड़ते सत्ता की तरह हो जाएंगे? कई लोग इस बात से भी खुश हैं कि केजरीवाल उन मुद्दों को आवाज देने लगे हैं जिन पर मीडिया की चुप्पी का आरोप लगता है। ये नेता है या गुरिल्ला पत्रकार? क्या टीवी अरविंद का नया राजनीतिक हथियार है? क्या यह आंदोलन सिर्फ टीवी पर दिखता है? उम्मीदें क्या हैं इनसे और आशंकाएं क्या हैं? तो शुरू करते हैं हम लोग। हमारे साथ एक ही मेहमान है, अरविंद केजरीवाल, और बाकी हैं आप सब लोग। तो आप सबको मैं माइक देता चलूंगा, लेकिन शुरुआत में मैंने जैसे कहा कि मैं कम बोलूंगा, और आज के दिन ये इंटरव्यू जा रहा है और इन्होंने 2 दिन पहले रॉबर्ट वाड्रा साहब पे जो आरोप लगाए हैं और डीएलएफ का जो जवाब आया है कि इस तरह से कोई क्विड प्रो क्यो अदला बदली नहीं हुई है कि आपने 350 एकड़ की जमीन दे दीजिए या हम आपको पैसा दे देते हैं या फ्लैट देते हैं। फ्लैट भी उन्होंने, वाड्रा साहब ने जो खरीदा है वो जायज दाम पर, बाजार दाम पे खरीदा। अरविंद, इस पर एक छोटा सा सफाई चाहता हूं आपसे। उनका रात को ही आया है। हाँ। तो मैंने अभी पूरी तरह से पढ़ा नहीं है। मोटे मोटे तौर पे जो मैंने देखा उनका डीएलएफ का रिस्पांस, ऐसा लगता है कि उसमें काफी झूठ है, काफी चीजें छुपाई गई हैं। हाँ। वो तो हम कल तक हमारी टीम लगी हुई है और उसका हम जवाब दे देंगे। हाँ। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि ये डीएलएफ का बयान है कि इससे रॉबर्ट वाड्रा जी भी सहमत हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बयान वो दे रहे हैं और कल जब हम रिस्पांस दें तो एक दूसरा बयान हमारा रिस्पांस पढ़ के वो एक और डिफरेंट वर्जन निकालें? तो ये सब लोग मिलकर अपना एक सच्चाई क्या है वो जनता के सामने रखें। तो आपके आरोप में डीएलएफ भी आता है? नहीं, मैं सहमत हूँ, उसका तो रिस्पांस देंगे। हाँ। पर हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या रॉबर्ट वाड्रा इससे सहमत है? उनका एक अलग वर्जन है। अगर दोनों का वर्जन एक साथ आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो कल इसका हम पूरा डिटेल में। पर आप लोगों ने ये आरोप काफी सोच समझ कर लगाए? बिल्कुल, सारे आरओसी के रिकॉर्ड्स हैं। सारे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। चलिए, आप कल देंगे तो इसलिए इस पर हम अगर कोई पूछना चाहे तो आप पूछते रहेंगे, बाकी अब बहस शुरू करते हैं। जो राजनीतिक स्थिति आज इंडिया में है, आप उन राजनीतिक लोगों के बीच में, मुझे एक बहुत चिंता मुझे लगती है कि एक छोटा प्राणी इन भेड़ियों से कैसे जूझेगा और कैसे इनसे फाइट करके इंडिया को एक नई दिशा दे पाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगर आप ये सोचे कि ये मेरी लड़ाई है, तब तो मेरे को तो ये लोग कुचल डालेंगे। मुझे लगता है ये हम सब लोगों की लड़ाई है, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और ये इस देश की जनता की लड़ाई है। ये पिछले साल जो आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन अन्ना का आंदोलन नहीं था, टीम अन्ना का आंदोलन नहीं था। अन्ना और टीम अन्ना को तो ये सरकार 2 मिनट में कुचल डालती। लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे उतरे और उतने ही करोड़ों लोगों की इसके साथ सहानुभूति अटैच थी, तब ये बड़ा आंदोलन बना और तब सरकार थोड़ी सी घबराती हुई नजर आई। उसके बावजूद सरकार ने धोखा दिया, और यही अब आंदोलन एक राजनीतिक हथियार, राजनीति को एक हथियार के रूप में ले रहा है। तो मुझे लगता है ये इस देश के सभी लोगों का सपना है। लोग अगर जुड़ेंगे तो ये आगे बढ़ेगा, लोग नहीं जुड़ेंगे तो ये अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कर सकता। मैं वाकई एक बहुत छोटा प्राणी हूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जी अरुण जी, सही मायनों में केजरीवाल साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये जो आपने मायने में ही पूछे, हाँ। कैप्शन लगा रखा है कि मैं हूं एक आम आदमी, हकीकत में अगर देखा जाए तो एक आम आदमी ही हैं आप, क्योंकि एक आम आदमी की भांति आपने जनता की नब्ज को टटोला, परिवर्तन नाम की संस्था बनाकर गली गली ढोले आपने थोड़ा सा जन समर्थन जुटाया, अन्ना की टीम में शामिल हो गए, भारत माता की तस्वीर लगाई आपने, ऑब्जेक्शन हुआ कि आप संघ के हैं, आपने अगले में उसको हटा दिया।
बापू की तस्वीर लगाई, आप गांधीवादी घोषित कर दिए गए, आपने बापू की तस्वीर हटा दी, आपने शहीदों की तस्वीर लगा दी। जब आपका जनमानस से ज्यादा ताल्लुक हो गया, आपने अन्ना को साइड लाइन लगाकर एक विशुद्ध रूप से आप जो चाहते थे एक नेतागिरी करना, उस नेतागिरी में आ गए आप। तो क्या आप एक आम नेता की भांति इस देश को लूटने के लिए आए हैं या कुछ वाकई में कुछ करना चाहते हैं? अगर करना चाहते थे तो आपने क्रांतिकारियों वाला या गांधी वाला रास्ता क्यों छोड़ दिया? एक इसमें दो सवाल निकलते हैं। एक जो बार बार पूछा जा रहा है कि सब कुछ प्री प्लान्ड था और सबसे पहले से ही पता था कि ऐसा आंदोलन, अरविंद एक ऐसा आंदोलन करेगा और फिर 2 साल के बाद फिर पार्टी में चला जाएगा, क्योंकि इसकी तो शुरू से राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। तो मैं ये सोच रहा था कि अक्टूबर 2010 में पहला ड्राफ्ट मैंने और कुछ साथियों ने मिलकर जन लोकपाल का बनाया। तो उस टाइम हम लोगों ने प्लान किया कि अब हम अन्ना जी और किरण बेदी और प्रशांत भूषण को एक साथ लाएंगे, फिर अन्ना जी को हम 5 अप्रैल को अनशन पे बिठा देंगे, फिर सरकार एक जॉइंट कमेटी बनाएगी, वो धोखा देगी, और फिर 16 अगस्त को एक और बार अनशन पे बैठेंगे और फिर ये बहुत बड़ा बन जाएगा और फिर पार्लियामेंट एक प्रस्ताव पारित करेगी जिस पे पार्लियामेंट धोखा देगी और फिर मैं आके राजनीति में कूद जाऊंगा। ये मैंने अक्टूबर 2010 में प्लान बना लिया था। मैं इतना बड़ा ज्योतिषी भी नहीं हूं और ना ऐसे जिंदगी चलती है। अगर ऐसा ही प्लान बनाता तो शायद अगले 2 साल का भी बना लेता प्लान। मुझे तो ये नहीं पता कि कल क्या होगा। ये कह रहे हैं कि आपका एजेंडा क्लियर है, आप नेता बनना चाहते थे इसलिए ये सारा कुछ किया। एक सवाल का और जवाब जानना चाहते हैं कि राजनीति में आने का ख्याल पहले क्या कभी किसी स्तर पर नहीं आया कि हम इस आंदोलन में राजनीति की तरफ जा सकते हैं? जैसे हिसार में जब आप लोग गए थे प्रचार करने के लिए, उत्तर प्रदेश में गए थे और तब आप लोगों ने खुद ही उसे हिसार के प्रयोग को आलोचनात्मक तरीके से देखा था, उसमें बहुत श्योर नहीं थे कि ये सही था या गलत था। लेकिन ये एकदम से कि राजनीति ही हथियार है, सामाजिक आंदोलन या सिविल सोसाइटी की जो एक परिकल्पना बनी थी उसकी क्या सीमाएं आपको लगी जिससे आपको लगा कि वो राजनीति पूरी करती है? देखिए, इस बार जब राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर आंदोलन में चर्चा पिछले कुछ महीनों से चल रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार जब आंदोलन हुआ, अनशन पे बैठे मैं, मनीष, गोपाल राय और अन्ना जी जुलाई अगस्त के महीने में, तो पूरे देश भर में ऊर्जा काफी कम थी। इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर पिछले साल के मुकाबले देखें, कई जगह हम लोगों ने फोन करके पता किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो लोगों ने बताया, जैसे मेरठ में फोन किया तो पता चला कि 5 लोग केवल एक चौराहे के ऊपर बैठे हुए हैं। तो वहां पे पत्रकारों से, लोकल पत्रकारों से पूछा, उन्होंने कहा कि जनता को आपके ऊपर तो विश्वास है कि आप लोग अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, लेकिन जनता का यह विश्वास खत्म हो गया कि अब इस आंदोलन से कुछ हासिल होगा। जनता ये पूछ रही है कि आप लोग बैठे क्यों हैं, क्या सरकार लोकपाल बिल देगी, क्या सरकार एसआईटी पास करेगी? जनता कह रही है बेवकूफ है, ऐसे ही बैठे हुए अनशन के ऊपर। पिछले साल जब अगस्त के महीने में जनता अनशन पे उतरी थी, सड़क पे उतरी थी, 10-10 दिन की छुट्टी लेके आए थे लोग। उनको ये उम्मीद थी कि इस बार कुछ होगा, तो 10 दिन की दुकान बंद करके आए थे, नौकरी छोड़ के आए थे। इस बार लोगों को पूरा यकीन था कि कुछ नहीं होगा। तो जब लोगों का उम्मीद की किरण खत्म हो जाती है आंदोलन के ऊपर से, तो जनता सड़क पे नहीं होती। छोटी सी किरण तो चाहिए लोगों को उम्मीद की। सरकार से खत्म हो गई थी या आपसे खत्म हो गई? सरकार से खत्म हो गई थी, और ये खत्म हो गई थी कि आंदोलन इस तरह का केवल सड़क का आंदोलन कुछ अचीव कर सकता है। सवाल ये है अरविंद जी कि हमारी जो पार्टी बनेगी उसका जो विजन रहेगा आगे का, या उसका जो दृष्टिकोण रहेगा आगे का, फार्मर्स के बारे में, रिटेल के बाद छोटे छोटे लोगों के बारे में या लेबर्स के बारे में वो क्या रहेगा? क्योंकि अब हम छोटे छोटे मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बिजली वगैरह, जो एक बहुत बड़ा हमारा ग्रुप है इंडिया का, 80-90% जो लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं फार्मर वगैरह, उनके लिए हमारा क्या वो रहेगा, किस तरह से नीति रहेगी? 5 साल में एक बार वोट डालो और उन्हीं लोगों के सामने जाके गिड़गिड़ाओ जिनको आपने वोट डाल के चुना था। तो व्यवस्था परिवर्तन जो हम करना चाहते हैं वो ये कि सरकार के अंदर भी ऐसी व्यवस्था हो कि 5 साल में एक बार वोट डालने तक ही जनता का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। डे टू डे जो गवर्नेंस हो रही है उसके अंदर भी सीधे जनता की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि हम अलग करेंगे। हम 4 लोग बैठ के कमरे के अंदर, और वो भी जब 4 लोग बैठ के कमरे में करते हैं तो उनके वोट बैंक उनके उसमें होता है कि ऐसा स्टैंड लेने से ये तबका हमारे साथ आएगा और ये स्टैंड लेने, देश के बारे में कोई नहीं सोचता। हमने तय किया कि हम किसी भी मुद्दे के ऊपर कमेटी बनाएंगे। अब हमारी ढेर सारी कमिटीज बन रही है, किसानों के मुद्दे पे, जुडिशियल रिफॉर्म्स पे, वो कॉन्ट्रेरी व्यू पॉइंट्स को भी लाएगी ड्राफ्ट के अंदर। इस तरह के स्ट्रक्चर तो राजनीतिक दलों में भी हैं अरविंद। नहीं, कमिटीज हैं। हाँ। हम जैसे मान लीजिए अब हम बात करें एफडीआई इन रिटेल, इसमें मेरी पर्सनल राय हो सकती है, मान लीजिए मेरे साथियों की भी सबकी एक राय हो सकती है। हम दोनों कॉन्ट्रेरी व्यू पॉइंट्स लेके आएंगे
उसको जनता के सामने रखेंगे, जनता में खूब डिबेट कराएंगे देश भर में, कम से कम हमारे पार्टी के नीचे तक के कार्यकर्ताओं में गांव-गांव में डिबेट कराएंगे और उसमें से निकाल के लेके आएंगे कि जनता क्या चाहती है, पूरे पार्टी के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, और फिर स्टैंड लिया जाएगा। ठीक है। अरविंद जी, अभी आपने वाड्रा की बात कही, रॉबर्ट वाड्रा की, कि भी इस तरह के केसेस और आप छानबीन करेंगे, हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी कल ही के न्यूज़पेपर में, सभी प्रमुख न्यूज़पेपर में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, व्यक्तिगत सूचनाएं आरटीआई से बाहर, जिसके तहत मैं पढ़ के बताता हूं, इनकम टैक्स रिटर्न, नौकरी से संबंधित बातें, वेतन, स्थानांतरण, प्रमोशन, दंड, चेतावनी और उसकी सीआर फाइल, उस पे संबंधित जानकारी मांगना आरटीआई तहत से बाहर कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं आप इस विषय पे क्या करेंगे? मैं समझाऊं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मानना पड़ेगा, लेकिन मैं इस ऑर्डर से सहमत नहीं हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार सरकार के अंदर तो इंडिविजुअली करते हैं, और अगर आप कहेंगे कि इंडिविजुअल के ट्रांसफर के बारे में नहीं पूछ सकते, उसकी पोस्टिंग के बारे में नहीं पूछ सकते, उसके सीआर के बारे में नहीं पूछ सकते, तो वो तो सारा का सारा काम इंडिविजुअल्स करते हैं और उसी के नतीजे से भ्रष्टाचार होता है। तो मुझे तो लगता है कि सरकार के अंदर काम करने वाले लोगों का सब कुछ जो है वो पब्लिक डोमेन के अंदर होना चाहिए। एक पार्टी बना लेना जो आपने निर्णय लिया, क्या आप जो ऑलरेडी बनी हुई पार्टीज हैं, जो आपके मंच पे भी आ चुके थे, क्या उनको कंसोलिडेट करके नंबर ऑफ पार्टीज जनतंत्र में बढ़ाना क्या हमें कामयाबी की तरफ ले जाएगा या आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा? शायद ये सवाल इस चिंता से भी जुड़ा हुआ है कि आप पार्टी बनाएंगे, चुनाव के लिए फिर वो पैसे आएंगे, फंड है, उम्मीदवार कहां से लाएंगे, वो तमाम तरह की जो चीजें हैं जो राजनीतिक दल लोग करते हैं, और फिर जब आप सत्ता में चले जाएंगे तो आप भी सत्ता की तरह हो जाएंगे। आज जितनी भी पार्टियां हैं, क्या उनमें से एक भी पार्टी नजर आती है? हम तो सारे लोगों से मिले, एक भी पार्टी ऐसी नजर नहीं आई जो इन मुद्दों को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो कि हम जन लोकपाल बिल पास कर देंगे, राइट टू रिजेक्ट ले आएंगे, राइट टू रिकॉल ले आएंगे, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। कोई पार्टी तैयार नहीं थी। हमें तो मजबूरी में इसमें आना पड़ा। हम तो नेता नहीं थे, हम तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, हमें तो मजबूरी के अंदर इसमें आना पड़ा। तो ये कहना कि एक और पार्टी, ये एक और पार्टी नहीं है, ये ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स देने के लिए, जैसे ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? कल एक मजदूर के घर गए हम लोग, वो दिन की दिहाड़ी गड्ढे खोद के काम करता है, 300 रुपए दिन के कमाता है, 8,000 रुपए महीने के कमाता है, उसके 15,000 रुपए का बिल आ गया 2 महीने का, 3,000 यूनिट दिखा रखे है, उसका मीटर भी तेज चल रहा है और उसका बिल भी गलत आया और बिजली का। बीजेपी कहां है? कांग्रेस कहां है? हम ये बात पूछना चाहते हैं इन लोगों से कि क्या आप केवल चुनाव के दौरान हमसे वोट लेने के लिए आते हैं और 5 साल आप गायब हो जाते हैं? परसों रात को एक गरीब आदमी के घर बिजली वाले पहुंच गए और उसका मीटर उतार के ले गए, उसका ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक हो गया। अभी आपके प्रोग्राम से सीधा मैं उसके घर जा रहा हूं। कहां है बीजेपी वाले? कहां है कांग्रेस वाले? हम केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं जा रहे, हम कदम कदम पे इन पार्टियों को चुनौती देने के लिए जा रहे हैं। केजरीवाल जी, आपसे कई दफा मुलाकात हुई। मेरा एक छोटा सा सवाल है, जब आप अन्ना जी के साथ अटैच थे तो आपका जो है, नहीं सुनिए, तब आपका मॉरल वाली थी, नैतिकता आपका एम था। अब आप पॉलिटिक्स से जुड़ गए हैं और पॉलिटिक्स में मॉरल चलता नहीं है। अब ये बताइए, आपने दोनों हाथों में, एक तरफ तो और मॉरलिटी रखे हुए और दूसरे पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन और मॉरलिटी कभी एक साथ हो नहीं सकते, तो आप आगे का रास्ता कैसे करेंगे? व्यवहारिक सवाल है, कई ऐसे मुद्दे आ जाएंगे जिस पर आपको। दूसरी बात, जिन पत्थरों को हमने धड़कने अता की, जब वो बोलने लगे तो हम पे बरस गए, आपने टोपी बदल ली। 2 प्रश्न है आपके। गांधी जी कहा करते थे, पॉलिटिक्स डिवॉइड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज वेरी डेंजरस, और यही आज हमारे देश का हाल हो गया है। हमारा मकसद यही है कि आप ये कहते हैं कि मोरालिटी और इथिक्स, ईमानदारी से पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। हमें ईमानदारी से ही पॉलिटिक्स करनी है और ईमानदारी से पॉलिटिक्स हम करके दिखाएंगे। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त सरदार पटेल भी चुनाव लड़ते थे, उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर ने भी चुनाव लड़े थे, लाल बहादुर शास्त्री ने भी चुनाव लड़े थे। कोई इनको नहीं कहता था कि आप सत्ता के भूखे हैं, सत्ता के लालची हैं। लोग कहते थे बड़े देशभक्त हैं। आज अगर आप चुनाव लड़ने चले जाओ, सारे मेरे ऊपर यही सबसे बड़ा लांछन लग रहा है, सब मीडिया वाले कह रहे हैं सत्ता का लालची है, सत्ता का भूखा है, सत्ता का वो है। तो इसी राजनीति को बदलना है कि राजनीति का जो ये माहौल बन गया है कि राजनीति तो केवल गंद से ही हो सकती है, ईमानदारी से नहीं हो सकती। हम ईमानदारी से राजनीति करके दिखाएंगे और राजनीति के रूल्स बदल के दिखाएंगे। जहां तक इस टोपी का सवाल है, तो एक तरफ हम ये भी चाहते थे कि ये जो वीआईपी कल्चर है इसका खात्मा हो, तो हमने लिखना चालू किया, मैं हूं आम आदमी। हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर एक ही वीआईपी हो, वो हो आम आदमी, और कोई वीआईपी इस देश के अंदर नहीं होना चाहिए। और जब हम लोग इसके अंदर कूद रहे हैं
तो कब फिसल जाए पता भी नहीं चलता है। तो सबसे पहले तो मैं ये टोपी पहन के रखूंगा, अगर मैं कुछ गलत काम करूंगा तो वो आके कहेंगे कि अरविंद ये टोपी तो आम आदमी की पहन रखी है, कर तुम उल्टा रहे हो। तो मैं भी बार बार हर आदमी मेरी टोपी देख के मेरे को रिमाइंड करा सकता है कि तुम आम आदमी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो टोपी है नई लाल बत्ती है? ये सबके लिए लाल बत्ती है। लाल बत्ती कुछ लोगों को नहीं मिलेगी, ये सब लोगों के लिए। ठीक है सर, आज के दौर में जब राजनीति को एक गंदा नाला कहा जाता है, तो इसमें कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को कभी भी राजनीति में डालना नहीं चाहेंगे। तो आप कैसे ये चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि एक आम आदमी राजनीति से जुड़ेगा और देश को ऊपर तक ले जाएगा? क्योंकि कई लोगों ने कहा कि मिडिल क्लास है आपका आंदोलन, चूंकि शहरी आंदोलन जैसा प्रतीत होता है, तो लोग फिल्मों में देखते हैं हीरो की तरफ, फिर चले जाते हैं, कोई आएगा नहीं आपके पीछे। ऐसा मैं नहीं मानता रवीश। अगर आप आके देखें जिस तरह का माहौल है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग अपनी अपनी पढ़ाई छोड़ के आ रहे हैं, अपनी दुकानें बंद कर करके आ रहे हैं, अपनी नौकरियां छोड़ के आ रहे हैं। अब वो नहीं आ रहे हैं जैसे आपने कहा? नहीं, अब ज्यादा आ रहे हैं। आप आइए हमारे ऑफिस में, एक दिन बैठिए हमारे साथ 24 घंटे ऑफिस के अंदर। जिस किस्म के लोग, वो टिकट लेने नहीं आ रहे, कोई टिकट नहीं मांग रहा। जैसे एक दिन नोएडा के 20 कॉलेजेस के प्रोफेसर आए हमारे पास, उन्होंने कहा जी जो काम आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। कल एक बहुत बड़ी पत्रकार हमारे पास आई, उसने कहा कि मैंने ऐसी उम्मीद की किरण कभी नहीं देखी थी अरविंद, अगर आप कहो तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी, मैंने बहुत कमा लिया अब इस नौकरी के अंदर, मैं फुल टाइम आपके साथ जुड़ने को तैयार हूं। पत्रकार तो कांग्रेस बीजेपी के पास जाते हैं, आपके पास क्या है देने के लिए पत्रकारों को? वही हमारे पास क्या है। मेरा एक सवाल है कि क्या ऐसा है कि लोकतंत्र में मीडिया का एक रोल रहा है, क्या आप टीवी को एक टूल की तरह, एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं क्या? मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है, हम उसे टूल कहें, टूल शब्द थोड़ा ठीक नहीं लगता, लेकिन मीडिया आपकी बातों को जन जन तक पहुंचाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और अगर मीडिया को के जरिए आप जनता तक अपनी बात पहुंचाते हैं, अच्छी बात है, इसमें खराब बात। और आप टीवी को दूसरे तरीके से देखते हैं, जैसे राहुल गांधी जाते हैं तो सही में 100 ओबियां पीछे पीछे जाती हैं, नरेंद्र मोदी की यात्रा भी उसी तरह से कवर होती है, नीतीश कुमार की जो अधिकार यात्रा है वो भी उस तरह से कवर होती है। ये लोग भी या इनके साथ भी टीवी चलता है, क्या आप टीवी को दूसरे तरीके से चलाना चाहते हैं? हम टीवी को नहीं चलाना चाहते। ये चलाना एक शब्द गलत होगा, मेरी भावना पे जाइए कि क्या आप टीवी को एक नए राजनीतिक संभावना के तौर पे देखते हैं? जरूर, निश्चित तौर पे। जब पिछली साल आंदोलन हुआ और जिस सकारात्मक तरीके से इस आंदोलन को सारे मीडिया ने कवर किया और देश की जनता को सड़क पे उतारा, कई लोगों ने मीडिया की आलोचना की, मैंने तो कहा कि मीडिया का काम ही ये है कि अगर कुछ गलत हो रहा है उसको बताए और अच्छी चीज के साथ खड़ा हो। मैं एक आपको 2 लाइन सुनाना चाहूंगा। सत्ता चाहे राम का हो या रावण का, मुझे क्या फर्क पड़ता, जनता तो बेचारी है। राम का होगा अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा, रावण का होगा अपहरण हो जाएगा। सत्ता चाहे कौरव का हो या पांडव का, मुझे क्या फर्क पड़ता, जनता तो बेचारी है। कौरव का होगा तो भरी सभा में नंगा किया जाएगा, पांडव का होगा तो जुए में हार जाएगा। अगर आप सत्ता के लिए आए हैं तो आप क्या करेंगे? परिवर्तन के लिए। दार्शनिक लोग हैं। बहुत अच्छा, ये सही है, इससे तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा। हाँ, पूछ लीजिए। ठीक है सर, हमारा प्रश्न आपसे ये है कि आपकी टीम में 22 मेंबर की कोर कमेटी थी, उसमें जब आप एक सामंजस्य नहीं बना पाए तो क्या आपको लगता है कि आप आम आदमी को जोड़ पाएंगे? और दूसरा सवाल यह है जब आप अपने सहयोगियों को साथ लेकर नहीं चले, आप अन्ना को साथ लेकर नहीं रख पाए, तो 22 लोगों को साथ नहीं लग पाए, ये पूरा देश और पूरी जनता को कैसे साथ रखें? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो कोर कमेटी के 22, 25, 27 जो लोग थे, उसमें से कुछ लोगों को राजनीतिक विकल्प वाली जो बात थी उससे वो सहमत नहीं थे, तो वो लोग इस राजनीतिक विकल्प का हिस्सा नहीं बने। अच्छा होता अगर वो भी सहमत होते, लेकिन वो राजनीतिक विकल्प का हिस्सा नहीं बने, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग साथ नहीं है। जैसे अन्ना जी ने साफ साफ बोला है कि मुझे अरविंद पे तो भरोसा है, अरविंद अगर चुनाव लड़ेंगे तो मैं सपोर्ट करूंगा, और अरविंद अगर कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो मैं कैंपेनिंग करने भी आऊंगा। लेकिन आप चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? एक मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, आप चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, मेरे को नहीं पता अभी। आप अगर जनता से आप पूछते हैं, जनता इनको चुनाव लड़ना चाहिए? अब तो सब कह रहे हैं, तो आप लड़िए फिर। आप सोचूंगा मैं इस बारे में। अगर पानी में अगर नहाना है तो आप कूदिए उसमें। देखिए, इससे कोई परहेज नहीं है, गंगा किनारे लोटा इसके बारे में अभी हम लोग सोच ही नहीं रहे कि कौन। क्या आप पड़ोसी के घर भगत सिंह चाहते हैं? खुद राजनीतिक हम तो खुद ही कूदे हुए हैं इसके अंदर, हम कहाँ जाते हैं? आप सवाल कर लें। ठीक है अरविंद जी, हमने अपनी पार्टीज के मुद्दे अपने डिसाइड कर रखे हैं कि ऑर्डर टू रिकॉल की आपकी परिवर्तन की व्यवस्था है, और आपके पास ये है कि व्यवस्था की आप अपने प्रत्याशी को वापस भी बुला सकते हैं। तो क्या ये चीज आप अपने
वंस यू कम्स इन सत्ता में जब आएंगे, क्या गारंटी है कि आप ये सब चीजों को रखेंगे, कंट्रोल करेंगे? देखिए, दो चीजें, आपका जो ऊपर वाला जो भाई बैठे हैं उनका जो प्रश्न था, आपका बिल्कुल ठीक है। अगर तो केवल चेहरे बदलने, हमारा अगर ये एटीट्यूड है कि आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो तो खराब हैं, हम लोग अच्छे हैं और हम अंदर जाएंगे और अच्छा गवर्नेंस प्रोवाइड करेंगे, तो इसको मत यकीन कीजिएगा, ये होने वाली बात नहीं है, हम भी जाके वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अंदर उस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए जा रहे हैं, अगर हम अंदर इस पूरे के पूरे सिस्टम को ओवरटर्न करने के लिए जा रहे हैं कि आज आम आदमी को 5 साल में उसकी कोई आवाज ही नहीं होती है, हम इस पूरी व्यवस्था को ओवरटर्न करके उसका आवाज देने के लिए जा रहे हैं, तब ये पॉसिबल है कि व्यवस्था परिवर्तन होने के बाद। सवाल का संदर्भ ये भी है कि जेपी आंदोलन में भी लोगों ने एक बहुत आदर्शवादी माहौल को देखा था, लेकिन जितने लोग गए, ज्यादातर लोग भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ बाहर आए। सत्ता परिवर्तन वैसा हुआ नहीं, सामाजिक परिवर्तन वैसा हुआ नहीं, तो शायद वो आशंकाएं उस पृष्ठभूमि से भी आती है कि आप कैसे उसे रोक लेंगे, किसी उम्मीदवार को भ्रष्ट होने से कैसे रोक लेंगे। पहली चीज तो ये शायद आपका कहना गलत है कि उस टाइम सारे भ्रष्ट होकर बाहर निकले, उस वक्त उन 3 सालों के अंदर किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, वो सारे के सारे बाद में भ्रष्ट हो गए, बाद में मुलायम सिंह भ्रष्ट हो गए, बाद में लालू यादव भ्रष्ट हो गए। मेरा ये कहना है कि अगर हम उस पूरे व्यवस्था परिवर्तन का ब्लूप्रिंट अभी से तैयार करना चालू कर दे, जो हम काम कर रहे हैं, और आप लोग जो इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। उस वक्त पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन एक नारा था, लेकिन अब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि अगर आते हैं तो संविधान में कौन कौन से अमेंडमेंट्स की जरूरत है, कौन कौन से कानून बनाने की जरूरत है, वो सारे कानून बनाने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स अभी काम कर रहे हैं। आप लोग भी इसके अंदर, स्वराज की एक किताब लिखी गई है, वो सारी की सारी किताब जो है वो एक तरह से हमारा मैनिफेस्टो है। एक अर्बन दिल्ली है, पर मतदाता तकरीबन जो हैं वो रूरल एरिया आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं। उनको आपकी तरफ से क्या ऐसे शगुफे देंगे जो अन्य सरकारें देती हैं? कोई शराब की बोतलें, कोई पैसे, कोई फ्री के सिलेंडर और गैस, कोई फ्री गैस के सिलेंडर और गैस, और पब्लिक लैंड के ऊपर उनको मकान दे दिए जाते हैं, पब्लिक लैंड उनको घेरने की पूरी अनुमति दी जाती है, लीगलाइज कर दी जाती है। आप ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हैं जिससे कोई लुभावनी वो रूरल एरिया है आपकी तरफ खिंचा है? हम एक ही चीज दे सकते हैं, हम सत्ता बांटेंगे। यहाँ से दिल्ली से, संसद से और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से सत्ता हटा के गांव-गांव में सत्ता दी जाएगी। अगर आपके गांव के अंदर स्कूल नहीं है तो आपको एजुकेशन मिनिस्टर को चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है, गांव के लोग बैठेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे और स्कूल बन जाएगा। आदर्शवादी और एक तरह से सरलीकृत व्याख्या लगती है कि ये तो तब भी नहीं हो पाया जब आजादी के बाद हम इतने घनघोर आदर्शवादी दौर में थे। अब कैसे हो पाए? हाँ, लेकिन वो पॉलिटिक्स पूरा का पूरा ऐसा सेंट्रलाइज्ड मॉडल हम लोगों ने लागू कर दिया जो कि इस देश के अंदर हो नहीं सकता था। ठीक है, एक सवाल और, उसका ब्रेक लेंगे। अरविंद जी, मैं आपको तब से जानता हूं जब आपने डिपार्टमेंट छोड़ा और आपने परिवर्तन स्टार्ट किया। उस वक्त आप इनकम टैक्स रिफंड दिलाते थे जो एक सर्टेन परसेंटेज पे दिए जाते थे। आज के दिन छोटे छोटे करप्शन पॉइंट्स है। एक म्यूनिसिपल काउंसलर 150 रुपया स्वीपर से लेता है महीने का, मालियों से 150 रुपया ले रहा है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता है। पेट्रोल जो हम लोग को 74 रुपए पे मिल रहा है, 250 लीटर फ्री मिल रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? ये लड़े ना फिर। ये छोटी बातें आप उठा नहीं रहे हैं, आप वादरा जैसी बातें उठा रहे हैं, बड़े लोगों को टारगेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल को कर नहीं रहे, सेंसेशनलिज्म कर रहे हैं। आप पब्लिक की डीलिंग क्यों नहीं उठा रहे? मैं तो अभी जा रहा हूँ, इसके बाद बिजली की बत्ती कट गई, किसी की डेथ हो गई उसके घर, आप चलिए मेरे साथ। कल भी मैं एक मजदूर की बिजली जोड़ के आया हूँ। छोटी बातें तो आपने नहीं उठाई ना। 27 रुपए लोगों को, पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, पॉलिटिशियंस को 27 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। 250 लीटर फ्री के बाद बिजली फ्री मिल रही है। आप पब्लिक को अफवाह क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने तो किया। बिजली काटने का जोड़ने से क्या आप सनसनीखेज राजनीति कर रहे हैं जैसे हम सनसनीखेज पत्रकारिता करते हैं? सही है बात, सही है। आज पत्रकारिता की हालत क्या हो गई? मैं समझता हूं कि इस देश के लोगों को ये जानना जरूरी है कि टॉप के ऊपर हो क्या रहा है। अब तो दोनों पार्टी के प्रेसिडेंट का खुलासा हो गया। कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट के घर में क्या चल रहा है और बीजेपी प्रेसिडेंट भी किस तरह से मिले हुए हैं, सब देश के लोगों के सामने है। तो यही एक कारण है कि एक राजनीतिक विकल्प देने की जरूरत पड़ी। इस तरह के खुलासे तो दोनों पार्टियों के अध्यक्षों पर या पार्टियों पर पहले भी होते रहे, लेकिन जो अभी तक का अनुभव देखिए
तो जनता भी इन्हीं में से किसी एक को विकल्प समय समय पर बनाती रही है। नहीं, मैं नहीं समझता। रॉबर्ट वाड्रा का तो हाँ। इंफॉर्मेशन 1 साल पहले पब्लिक डोमेन में थी। हाँ। किसी ने नहीं उठाई। आपने भी इसके ऊपर कार्यक्रम नहीं किया। पूछा जिन लोगों ने, जिनके पास ये खबर थी, तो उन्होंने ये एक बात कही कि क्विड प्रो क्यो है ना, कि अदला बदली हुई है या नहीं हुआ है, ये साबित करने के लिए उनके पास दस्तावेज नहीं आए। और अगर वो इस तरह से करते तो उन पे बहुत तरह के कांस्टेंट होते हैं, लीगल, आप जानते हैं कि मानहानि से लेकर तमाम तरह की चीजें होते हैं। आप यही कर रहे हैं कि अगर कोई ठोस आपके पास प्रमाण नहीं है, आप आरोप लगा दे रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि वो साबित करे। ये आप कर सकते हैं, ये पत्रकार नहीं कर सकता कि आप साबित करो। तो क्या ये जो गैप है, कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आप क्योंकि ज्यादा जिम्मेदारी से बच जाते हैं और आपका कुछ भी स्टेक नहीं है तो आपके लिए आसान? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि क्विड प्रो को इतने बड़े मीडिया हाउसेस के लिए इन्वेस्टिगेट करके साबित करना कोई मुश्किल बात नहीं है। एक मीडिया हाउस 10 दिन के लिए लग जाए अगर पीछे, तो डीएलएफ को कहां कहां क्या क्या फायदे मिले, आप लोगों के तो आर्काइव्स में ही पड़े होंगे, हमारे को तो फिर भी नहीं पता है। फायदे वाली बात। तो हाँ। मेरे पास 1-2 टीवी चैनल्स के एडिटर इन चीफ्स के फोन आए कि हमारे पास था, हमारी हिम्मत नहीं थी करने की, आज आपने किया, अब हम लोग भी इसमें घुसेंगे। तो पहली बार हमने किया, हिम्मत दिखाई, तो ये सेंसेशनल है कि पत्रकारों से बाहर भी नेता पत्रकार हो जाए। अच्छा है ना। तो छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं कि ठीक है, पत्रकारिता का काम सबको करना चाहिए, सिर्फ पत्रकार को ही नहीं करना चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद लेकिन इस जिम्मेदारी का भी ख्याल रखना चाहिए कि कहीं वो मारो मारो भागो भागो वाली स्थिति ना पैदा हो जाए कि जो बेचारा कहीं नहीं फंसा है, लेकिन जो फंसा है अगर वो तीर सही जगह लगा है तो तालियों से पता चल ही जाता होगा। तो छोटे से एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे, क्या अरविंद निरंकुश हैं, ये आरोप इन पर लगता है, क्या ये डिक्टेटर हैं, ये भी आरोप लगता है, और क्या ऐसा होगा जो आने वाली राजनीति में अगर ये इनका पूरा पब्लिक जो है एक तरह से सपोर्ट नहीं मिला, तब अरविंद केजरीवाल फिर कौन सी नई रणनीति पर किस रास्ते पे जाएंगे। एक सवाल और पूछूंगा ईमानदारी से इनसे कि पिछले 1.5 साल के आंदोलन में वो कौन सी बड़ी गलती थी, एक बड़ी गलती जिसे यहां लोगों के बीच कबूलना चाहेंगे। छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद लौट आए हैं। हमारा यही सवाल था ब्रेक में जाने से पहले कि आप भी, जैसे नरेंद्र मोदी ने 1880 करोड़ की विदेश यात्राओं का आरोप लगा दिया जिसका कोई प्रमाण मिला नहीं, उन्होंने कहा सरकार जवाब दे, सरकार ने भी जवाब दिया कि इतना नहीं हुआ है, तो फिर जो आरोप लगे हैं उसमें कुछ खुदरा खुदरी कुछ लाख की जानकारियां आई हैं। क्या इस तरह से ये जिम्मेदारी बार बार थोप देना कि आप साबित करें, लेकिन पब्लिक में तो ये मैसेज चला गया कि 1880 करोड़ रुपए का खर्च हुआ विदेश यात्राओं पे, क्या ये इस तरह की राजनीति सही है क्या कि आप साबित करो, हम आरोप लगा रहे हैं? मेरे घर के सामने मर्डर हो गया, मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाता हूं, पुलिस कहती है पहले मर्डरर को पकड़ के लाओ तब हम एफआईआर दर्ज करेंगे। मैं कह रहा हूं मर्डर हो गया, हमारे पास जो कागज हैं आरओसी की वेबसाइट से उतारे, उस पे कागज में साफ साफ लिखा है अनसिक्योर्ड लोन 65 करोड़ रुपए का, और ये वाली प्रॉपर्टी इन्होंने ली इतने रुपए में, इतने रुपए में, मार्केट में पता किया तो वो उतने रुपए की थी। 35 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ में ली और 150 करोड़ का स्टेक 30 करोड़ में लिया। तो टोटल कुल मिला मिलू के, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैं था, उसको हम कहते थे लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। अगर आप कॉर्पोरेट वेल उठा दें तो ये 6 कंपनियां जो 3 साल में बनाई गई, उसका नेट रिजल्ट ये था कि 300 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो डीएलएफ ने इनको ट्रांसफर कर दी। ये नेट रिजल्ट है इसका सबका। अब मैं अगर जाके कहता हूं कि ये क्यों हुई, आप इस देश की सबसे बड़ी फैमिली के दामाद हैं, तो ये प्रश्न रेज करना तो जनतंत्र में होना चाहिए। आप वापस कहते हैं पहले तुम सारी साबित करो, तुम ही जांच करो सारी की सारी। मैं कहां से जांच करूं, मैं तो आम आदमी हूं, मैंने तो प्रश्न उठाया, प्रश्न का जवाब दे दो आप। सच्चाई तो आपकी अलमारी में पड़ी हुई है, आप दो उसका जवाब, आप जांच कराओ उसकी। हम कह रहे हैं जांच करेगा कौन, और वो तो ये कहते हैं कि हम इसका जवाब भी नहीं देंगे। मतलब वो उनका अहंकार इतना बड़ा है कि किसी टीवी चैनल पे आके, मीडिया में आके वो बोलेंगे भी नहीं। ये जनतंत्र है हमारे देश का। एक सेकंड, कि कोई एक ऐसी बड़ी गलती जो आप इस आंदोलन के दौरान हुआ, तो गांधी बहुत स्वीकार करते थे अपनी गलतियों को, लिखते थे कि मुझसे ये गलती हुई। हमने कई गलतियां की, लेकिन एक जो सबसे बड़ी आज जो रियलाइज कर रहे हैं, उस टाइम हम लोगों ने संगठन नहीं बनाया। आज सब कुछ बिखरा हुआ है। आज हम उस टाइम, जैसे जब पिछले साल अगस्त का आंदोलन था और जो ऊर्जा अपनी पीक के ऊपर थी, उस वक्त अगर हम शहर शहर में जाके, गांव गांव में जाके अगर लोगों को जोड़ के और एक संगठन का ढांचा खड़ा कर देते, तो मुझे लगता है कि ये और मजबूत हो सकता था पूरा। अभी हम कर रहे हैं वो काम, लेकिन आज ये उतना ही कठिन बन गया है।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कल तक आप एक समाज सुधारक थे और समाज की सेवा कर रहे थे, फिर आपकी विचारधारा बदली और आपने सोचा कि मैं पॉलिटिक्स में उतर के समाज सेवा करना चाहूंगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि सर अगर कल को मेरी भी, अगर आपकी कल पार्टी करप्ट हो जाती है और मैं कल को समाज सेवा करना चाहूंगा, तो कल को मैं भी एक नई पार्टी लेके मतलब पब्लिक में आ जाऊं, और मेरे बाद अगर मेरी पार्टी करप्ट हो जाती है तो अगला बंदा समाज सेवा करना चाहता है तो वो भी एक नई पार्टी लेके पब्लिक में आ जाए, तो सर अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो ये तो नहीं चल पाएगा ना। अगर हम करप्ट हो जाएं और इस करप्शन को दूर करने का कोई तरीका ना बने तो आप जरूर उसका पर्याय दीजिएगा। हमें इसमें घबराने की बात नहीं है कि एक और पार्टी बन गई तो क्या हो गया, एक और पार्टी बन गई तो बननी चाहिए, अच्छी पार्टी बननी चाहिए, इसमें क्या हर्ज है। दूसरी चीज ये है कि हम भ्रष्ट ना हो, ये पार्टी भ्रष्ट ना हो, ये केवल इस बात से नहीं निर्भर करेगा कि अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे लोग भी आके कई बार हमें अंदर हमने क्या व्यवस्थाएं की। तो जैसे वाड्रा के ऊपर हमने आरोप लगाए, पूरी की पूरी कांग्रेस उनको बचाने के लिए दौड़ पड़ी। कलमाडी के ऊपर आरोप लगे तो दिग्विजय सिंह जी कहते हैं बेचारे के साथ ज्यादती हो गई। उधर येडियुरप्पा पे आरोप लगते हैं तो पूरी बीजेपी उनको बचाने दौड़ती है। हमारे यहां हमने पहली बार इंटरनल लोकपाल बनाया, अपना अंदर पार्टी का लोकपाल। तो जस्टिस एपी शाह जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, वो हमारे लोकपाल हैं। अगर आपके पास अब अरविंद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई सबूत है, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं, सीधे जस्टिस एपी शाह के पास चले जाइए, वो जांच करेंगे। प्राइमा फेसी अगर आपके सबूत साबित हो जाता है, अरविंद को पार्टी छोड़नी पड़ेगी। हम भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देने वाले। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अरविंद से जुड़ना चाहता हूं, लेकिन ये बवाल कौन मोल ले, कहीं ना कोई अकाउंट पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी, कुछ ना कुछ तो किया होगा। जो बात वो राजनीति और नैतिकता दोनों का वो कर रहे थे, ये आशंकाएं हैं। मैं और मनीष एक दिन दफ्तर में बैठ के बात कर रहे थे। मैं मनीष को कह रहा था कि अगर हमारे कैंडिडेट्स आते हैं तो अब लाल बत्ती बंद होनी चाहिए, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए, बड़े बंगले में वो नहीं रहने चाहिए, सारा डिस्क्रिशनरी कोटा खत्म होना चाहिए। हम लोग आपस में बैठ के, एक आदमी कोने में बैठा हुआ था, वो हमारी बातें सुन रहा था। तो उसके बाद हमने उनको बुलाया, हमने कहा हाँ जी कहिए। कहते जी मैं पार्टी की टिकट लेने आया था, लेकिन आपकी बातें सुन के लग रहा है कि क्या करूंगा टिकट लेके, कोई फायदा तो है नहीं। सवाल अभी तक तो आप सिविल सोसाइटी चला रहे थे, लेकिन अब आपने एक नई पार्टी बना ली है, तो नई पार्टी में अल्पसंख्यकों के बारे में आपने क्या सोचा है या क्या सोचेंगे? ये सवाल उठ रहे हैं कि आरक्षण पर आपकी क्या पॉलिटिक्स है, फिर जो कोएलिशन पॉलिसी अलायंस की जो राजनीति है वो करनी पड़ेगी, कि एक पार्टी को बहुमत का जमाना नहीं है। आपको कभी सत्ता में आना होगा तो उसी मुलायम के पास जाना होगा, उसी ममता के पास जाना पड़ेगा। लोग जानना चाहते हैं कि आरक्षण पर क्या नीति है, जिस पर आपका नजरिया साफ होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें जो हमने 2 तारीख को रिलीज किया था, ये डॉक्यूमेंट, इसके अंदर सारी बातें हमने डाल दी हैं। लेकिन फिर भी रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बार बार बात उठती है, उस पर हम क्लियर कर दें। बिल्कुल रिजर्वेशन होना चाहिए। हम रिजर्वेशन की जो आज नीति है उसके बिल्कुल पक्षधर हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि केवल रिजर्वेशन से काम नहीं चलने वाला। 60 साल में रिजर्वेशन पता नहीं इतने से परसेंटेज तक पहुंच पाया, इतने से लोगों तक पहुंच पाया, तो वो जो बिहार के गांव के टोले में बैठा है उस तक रिजर्वेशन कब पहुंचेगा मुझे नहीं पता। हमारा ये मानना है कि अगर हम जब तक इनको शिक्षा, इतने लार्ज स्केल पे इनको अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं कराएंगे कि गांव गांव के अंदर इनका अच्छा स्कूल हो और इनके बच्चे पढ़ के और हमारे बच्चों के बराबर खड़े हो सकें और कह सके कि हम तुम्हारे साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं। अब हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, वो जिस दिन कहेंगे तब रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। ठीक है जी सर, अभी 2 दिन पहले मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ा था आपका स्टेटमेंट कि यदि बिजली के दाम कम नहीं करे गए 3 नवंबर तक तो आप बिजली के दफ्तरों में जाके बिजली के बिल जलाएंगे, धरना देंगे। तो सर क्या ये वायलेंस को बढ़ावा नहीं दे रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जब हमने बिजली लेबर के घर जाके बिजली जोड़ी तो कई अच्छे साथियों के फोन आए कि आप तो अराजकता कर रहे हैं, आप तो कानून तोड़ रहे हैं, कानून तोड़ना तो गलत बात है। इसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि पहली चीज तो ये कि गांधी जी ने ये सिखाया था कि अगर कोई कानून गलत है, अन्यायपूर्ण है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है, तो खुल के बोलो कि हम इस कानून को तोड़ने जा रहे हैं। उस कानून को तोड़ो और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको आप भुगतने के लिए तैयार रहिए। जेल जाना या जो भी है उसके कॉन्सिक्वेंसेज आप भुगतने के लिए तैयार रहिए। अंग्रेजों के समय में अंग्रेज कभी कानून नहीं तोड़ते थे, क्योंकि कानून वो खुद ही बनाते थे अपने लिए। तो जो कानून बनाते थे पूरी ईमानदारी के साथ उसका पालन करते थे। आज हमारी व्यवस्था के अंदर रिलायंस कभी कानून नहीं तोड़ता। जिन जिन लोगों को कोयले का बंटवारा हुआ, जिन जिन लोगों को आयरन ओर की, उन्होंने कभी कानून नहीं तोड़े। कानून तो यही रिलायंस ही बनाता है, कानून तो यही लोग बनाते हैं। कानून कौन तोड़ता है? एक दिन रात को 1 बजे हमारी हेल्पलाइन के ऊपर फोन आया। हावड़ा स्टेशन के सामने एक चाय वाला दुकान लगाता है पटरी के ऊपर। उसने फोन किया कि जी मैं अन्ना जी का भक्त हूं,
आज तक ईमानदारी से काम करता रहा। आज पुलिस वालों ने आके मेरा चाय का खोखा तोड़ दिया, कहते हैं तू बेईमानी से लगा रहा है, मैंने उसे पैसे देने को मना कर दिया। आज अन्ना जी को ये बोल देना कि मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको पालने के लिए आज मेरे को कोई ना कोई रात को अपराध करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बच्चों को रोटी नहीं खिला पाऊंगा। अन्ना को वह ना मुझे माफ कर देंगे। तो कानून कौन तोड़ता है हमारे लिए? रिलायंस नहीं तोड़ता, वो चाय वाला तोड़ता है कानून। मेरा अरविंद जी आपसे सवाल है कि आपने आंदोलन के अंदर 2 साल से ज्यादा भी नहीं आप रहे, आप दूसरी आजादी की लड़ाई कर रहे थे जो 200 साल लगे, और अब आप जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी बनाने, तो उसमें 5 साल के अंदर क्या आप बता सकते हैं कि ये लोकपाल या करप्शन ये इसमें कुछ आ पाएगा? उसके बाद तो आपको नंबरों से देखा जाएगा ना। पॉलिटिक्स और आंदोलन अलग अलग नहीं होते हैं, इसको अलग अलग, ये पॉलिटिक्स है और ये आंदोलन है। अभी हमने जब से राजनीतिक पर्याय का अनाउंस किया उसके बाद से हम आंदोलन कर रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। 26 अगस्त को हमने आंदोलन किया था कि पार्टी बनाई थी। अब ये बिजली के बिल को लेकर जो घर घर में हम जा रहे हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं? तो राजनीति आंदोलन से ही जन्म लेती है, लेकिन आज की राजनीति, बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति सत्ता की राजनीति हो गई है। हम इसे बदल के जनता की और ईमानदारी की राजनीति बनाना चाहते हैं, ये फर्क है। आपको भरोसा है ये सारी बातें कर रहे हैं वो अच्छी? ये एक अच्छा होप है सबके लिए, यूथ के लिए। तो आई थिंक इसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है। पर क्वेश्चन ये है कि हम सब मानते हैं पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, आपको लगता है कि लोगों में भी और एथिक्स आने चाहिए? जनता के में जो भ्रष्ट एटीट्यूड है कि मैं कहीं ऑफिस में जाता हूं, मेरी भी कई बार प्रवृत्ति होती है कि मैं 20 रुपए दूं, प्रॉपर्टी में खासकर ऐसा देखा जाता है, लोग जाते हैं पैसे देते हैं और उसके बाद उनकी वो प्रॉपर्टी, लोग अच्छे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए वैष्णो देवी जाते हैं। क्या जनता भ्रष्ट नहीं है? की कथा कहते हैं, क्या जनता भ्रष्ट नहीं है? जनता के बारे में आप क्या व्यू रखते हैं? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, लेकिन हमें ये सोचना, 2 चीजें होनी साइमल्टेनियसली जरूरी हैं। एक, मैं दोबारा वो उदाहरण देना चाहूंगा जो मैं कई बार दे चुका, कि पिछली साल रामलीला मैदान में जब अन्ना अनशन पे बैठे थे, एक पुलिस वाला मेरे पास आया और बोला जी मैं 16 साल से दिल्ली पुलिस में हूं और 16 साल से रिश्वत ले रहा था, लेकिन पिछले 10 दिन से मैंने रिश्वत नहीं ली, और जितना आनंद का अनुभव मैंने इन 10 दिन में किया 16 साल में मैंने नहीं किया। उस तरह के उन दिनों में कई उदाहरण सामने आए। तो मेरा प्रश्न है कि आज के समाज में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, तो आपके समर्थक और विरोधी दोनों हैं, तो जिन लोगों की आवाज नहीं निकलती है इस भ्रष्टाचार वाली दुनिया में, जिनको रहने की आदत पड़ चुकी है, हैबिचुअल हो चुके हैं, आप उन लोगों को कैसे चेंज करेंगे? और जिन अच्छे लोगों को आप लाने की बात कर रही हैं, वो अच्छे लोग आएंगे कहाँ से? क्या प्रक्रिया होगी इसकी? आप ही लोगों के बीच में से आएंगे। मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा और बुरा जन्मजात नहीं होता, उसे माहौल बना देता है। फिर भी आप लग रहा है अगर नेता नहीं भी बन पाए तो आप बाबा जरूर बन जाएंगे। सर आप राजनीति में प्रवचन करते हैं। अरविंद के आदर्श एक लाइव टेलीकास्ट रोज किया कीजिएगा कि ये करो वो करो। खैर देखेंगे, आशंकाएं जरूर सामने आनी चाहिए, वो भी लोकतंत्र का हिस्सा है, पर उम्मीद से भी टकराना चाहिए। सर आप राजनीति में आए, आपने कहा हमारी नीतियां जनता बनाएंगी, पर जो घरेलू नीतियां तो जनता बना सकती है उसमें हम सामंजस्य से कर सकते हैं, पर जो विदेश नीति है, आर्थिक नीति है, अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हैं, ऐसे गंभीर विषयों पर आप क्या सोच रखते हैं? क्या जनता के बीच बात करके इसमें सामंजस्य और दर्शन स्थापित किया जा सकता है? ठीक है, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सरकार को तय करनी पड़ेगी, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें सीधे जनता की भागीदारी हो सकती है। एक इसका बहुत मजबूत सवाल है कि हर सवाल आप पब्लिक में हर दिन जाकर पता चला इस देश में रेफरेंडम ही हुए जा रहा है। सुनिए तो सही, जैसे टीचर परेशान है जनसंख्या विभाग की तरफ से गिनती गिनते कहीं ऐसा ना हो कि एक नया विभाग बन जाए, जनता का नया विभाग तो बनाना पड़ेगा, बनाना कोई हर्ज नहीं है, बनाना चाहिए। आप प्राइस हाइक की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्वराज बुक जो 1 साल पहले 15 रुपए की बिकती थी, अब उसको आपने पब्लिशर के हाथ दे दिया जो अब 100 रुपए की बेच रहा है। तो आप अपनी बुक को तो 15 से 100 रुपए में बिकने दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट पे आप अटैक कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? पहले 15 की बिकती थी क्योंकि उसको हम ही छापते थे और हमारे दफ्तर से ही बिकती थी, तो ये नेटवर्क पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर ये किताब नहीं जा पा रही थी। अब पूरे दुनिया में एक दफ्तर गाजियाबाद की एक कॉलोनी में, तो ये किताब तो जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब एक पब्लिशर पिक्चर में आया है, तो उस पब्लिशर के जरिए ये किताब जब दुनिया भर के अंदर जा रही है तो यकीनन वो थोड़ा सा ज्यादा दाम। उसकी रॉयल्टी स्वराज के लिए है या अरविंद के लिए, आप ये जानना चाहते हैं? मैं एक भी पैसा रॉयल्टी नहीं ले रहा, एक भी पैसा रॉयल्टी नहीं दे रहा, तो पब्लिशर खुद ही कमा के रख लेगा। वो पब्लिशर खुद ही कमा के। ठीक है, मैं आपका पार्टी विजन पढ़ रहा था, तो पार्टी विजन में आपने एक बड़ी अच्छी बात की है, महंगाई पे काबू करने के लिए आपने एक कहा है कि जनता अब तय करेगी मुख्य वस्तुओं के दाम। बहुत अच्छी बात है, जनता तय करेगी, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जनता कैसे तय करेगी इसका जरा हमें
क्लियर यहाँ पे सारे लोग बैठ के आलू का दाम तय कर सकते। ये एक लाइन कह रहे हैं, फिर वो जवाब दे दीजिएगा। वो एक शेर है कि बरसात में तालाब तो हो जाते कम ज़र्फ, समंदर कभी आपे से बाहर नहीं होता। क्या आप समुंदर बनेंगे कि तालाब? के प्रश्न बड़े फिलॉसफी वाले शायर लोग हैं। वहाँ एक कवि है, यहाँ एक शायर है, यही तो हिंदुस्तान है। चलिए जवाब दीजिए कि ये जो इस पे आता हूँ, ये बड़ा अहम प्रश्न है। हाँ देखिए, जो मॉडल, मैं बेसिक मॉडल थोड़ा सा बता देता हूँ। हम ये चाहते हैं कि गांव के अंदर ग्राम सभा होती है, पंचायत नहीं, पंचायतें तो भ्रष्ट हो गई हैं। ग्राम सभा का मतलब उस गांव के लोगों की खुली बैठक, सारे लोगों की खुली बैठक। ऐसे ही शहरों के अंदर मोहल्ला सभाओं का प्रावधान होना चाहिए। ग्राम सभा का तो संविधान में लिखा हुआ है। तो हमारे गांव के बारे में सारे निर्णय ग्राम सभा लेगी। स्कूल बनेगा कि नहीं बनेगा, कितने टीचर आएंगे, टीचर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ग्राम सभा मिलकर निर्णय लेगी। वो लोकल एजुकेशन उसको डिपार्टमेंट को ऑर्डर करेगी और वो उस ऑर्डर को पालन करेगा। जब आपके पूरे देश के अंदर ग्राम सभाएं काम करने लग जाएंगी, मोहल्ला सभाएं काम करने लग जाएंगी, तो अगर केंद्र सरकार को किसी भी मुद्दे के ऊपर राय चाहिए तो वो उसका एक प्रपोजल सारी ग्राम सभाओं को भेज सकती है और 10-15 दिन में उसका विचार सरकार के पास आ जाएगा। इस तरह से ये मॉडल काम कर सकता है। हमने ये नहीं कहा कि आलू और प्याज के भाव जनता तय करेगी, वो तो डिमांड एंड सप्लाई पे होगा। लेकिन जो जो चीजों के दाम सरकार तय करती है कि 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स का वेवर कंपनियों को देना चाहिए कि 2 लाख करोड़ रुपए का टैक्स का वेवर पेट्रोल और डीजल पे दे, ये तो जनता को तय करना चाहिए। नहीं तो एक आदमी कमरे के अंदर बैठ के रिश्वत का दाम जनता कैसे तय करेगी? नहीं अरविंद जी, मैं सिलेंडर का दाम जनता कैसे तय करेगी? ये आप अगर सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डालें, मुझे नहीं लगता अभी आप लोगों को यह भी पता होगा कि डीजल का 33 रुपए की कॉस्ट है और उसके ऊपर 17 रुपए का टैक्स लगता है। 43 रुपए की पेट्रोल की कॉस्ट है और 34 रुपए का टैक्स लगता है। ये सारी इंफॉर्मेशन जनता के बीच में जाए ना। जनता अपनी ग्राम सभाओं, जनता बेवकूफ थोड़ी है, जनता अपनी ग्राम सभाओं में बैठ के कुछ तो निर्णय लेगी ना। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जितने भी सवाल जवाब हुए उसमें गांधी को ला रहे हैं, तो जहां तक कि आज के टाइम में गांधी की जो सिद्धांत है वो कब का दफन हो चुका है और लोगों को प्यार है तो सिर्फ उस नोट पे छपे गांधी से, और राजनीति के बारे में किसी को कुछ कहा जाए तो वो करप्शन से शुरू होकर करप्शन पे खत्म होता है। तो आप जनता को ये कैसे भरोसा दिला सकते हैं कि जो कल की सत्ता आएगी वो करप्शन से दूर रहेगी? देखिए, ये मेरा सपना नहीं है, ये आप सब लोगों का सपना है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, अभी आपको ये थ्योरेटिकल लग रहा होगा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप सब लोगों को एक मैं कोई सपना दिखा रहा हूं, मैं वोट मांगने आया हूं। अगर आप सब लोगों को ये लगता है कि बीजेपी इस देश को भविष्य दे सकती है, आप सब लोग जाके बीजेपी को वोट देके आ जाइएगा। अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस भविष्य दे सकती है, कांग्रेस को वोट दे दीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है ये सारे के सारे एक जैसे हैं, तो ये आज जेपी मूवमेंट के बाद पहली बार मौका आया है, अगला मौका 40 साल के बाद आएगा। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है साथ बैठ के इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के। आपकी मर्जी आप करें या ना करें। चलिए, ये मेरे ऊपर एहसान नहीं है, ये आपका, आपके माँ बाप और आपके बच्चों के ऊपर एहसान है। उनका ख्याल रख के आइएगा, मेरे को वोट देने के लिए मत आइएगा, मुझे वोट नहीं चाहिए। राजनीति या तो आप उनके साथ या फिर हमारे साथ, देखते हैं ऐसे चलती है कि नहीं चलती है और व्यवस्था बदलती है कि नहीं बदलती है। एक सवाल रह गया था कि आप डिक्टेटर हैं या नहीं हैं? मैं तो यही कहूंगा कि नहीं हूं, लेकिन वो तो जनता ही बताएगी, लोग ही बताएंगे मेरे आसपास। ठीक है, तो इनका भी, हाँ, ये कहते हैं आप हैं, ऐसा कुछ ऐसा लगता है कि आप असर्ट करते हैं ज्यादा। कुछ लोग कह सकते हैं, अगर ऐसा है, अगर आप मुझे स्पेसिफिक इंसिडेंट्स बताएं तो मैं बदलने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर एक जनरलाइजेशन करें कि ये तो एरोगेंट है, ये तो डिक्टेटर है, तो वो बदलने की पॉसिबिलिटीज भी जनरेट नहीं होती। अगर आप कहें कि अरविंद उस दिन तुमने ऐसे किया था, ये ठीक नहीं था, तो उसमें मैं बदलने का प्रयास कर सकता हूं। ठीक है, तो हम इसको खत्म करना चाहेंगे कि लोग इनको तय करते रहेंगे, परखते रहेंगे, जितनी रगड़ाई होगी उतनी ही अच्छी लड़ाई होगी। तो रगड़ते रहिए अरविंद केजरीवाल और इनकी टीम को, और भी रगड़ने की जरूरत है। और देश की राजनीति को इसमें भागीदारी की जरूरत है। इससे निराशा या नाउमीदी से मत देखिए इस राजनीति को। जितना ज्यादा आप इसमें शामिल होंगे, किसी भी राजनीतिक दल या उसके मोर्चे से या नए विकल्पों से, ये राजनीति उतनी बेहतर होती चली जाएगी। आप देख रहे थे हम लोग, जितना सवाल आप लोगों ने पूछा उतना जवाब मिला, जैसा पूछा वैसा उन्होंने कहा। भूल चूक लेनी देनी सबकी तरफ से मुझे माफ करें। नमस्कार।